जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 9th का आपका चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये आपके सिविक्स का 4th चैप्टर है। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों चैप्टर को हम लोग ने बहुत अच्छे से बिना कुछ भी छोड़ा है आपका करा दिया था और तीनों चैप्टर वन शॉट में किया था, मतलब एक वीडियो में खत्म। और जिनकी लेंथ आपकी आधा घंटे के लगभग सबकी लेंथ है, तो आपको उसी के साथ लास्ट तक इस लेक्चर में बनना है। जिन्होंने वो देखा है वो जानते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते, आपको हर एक चीज़ करवाएंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, वैसे कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो जितने बच्चे आ चुके हैं सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। और चलो हम लोग इसको ऊपर डाइव इन करते हैं। तो चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या है? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन जो है जिनको हम लोग स्टेट भी कहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो खुद वर्क नहीं करती, उनके बिहार में कुछ इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं और वो क्यों जरूरी ये सब हम लोग समझेंगे। लेकिन चलना है फिर से उसी तरह एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी ने इसको कुछ इस तरह समझाया है कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27% वैकेंसीज पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व्ड फॉर SEBC ऐसा वाला एक्ट लागू कर देती है। 13 अगस्त 1990 को उस समय जिनकी सरकार थी जनता दल की, उन्होंने ये पास किया और कहा जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको हम लोग 27% रिजर्वेशन देंगे। अब ये 27% आंकड़ा कहाँ आया? इनकी संख्या लगभग 50% है ना, तो उस हिसाब से इनका कितना आंकड़ा आया, उसका हाफ इन्होंने कहा हमको देना है। अब ये कब हुआ? 13 अगस्त 1990 को, ठीक है। अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि 19 अब इसके पीछे जाते जाएंगे तो 1979 में SBCC मतलब सोशल बैकवर्ड क्लास कमीशन बना। उसके जो आपके अध्यक्ष थे, जो हेड थे, उनका नाम क्या था? तो बीपी मंडल। तो आपने बहुत बार न्यूज वगैरह में सुना होगा मंडल कमीशन। जैसे अभी रोहिंग्या कमीशन बहुत आपकी चर्चा में, एक बार देखना जाके कि रोहिंग्या कमीशन क्या है। हमारे विकास गिरगिटी सर ने भी इसके बारे में भी बात की है, ठीक है। मंडल कमीशन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन बस वही समझ गया पॉलिटिक्स का चक्कर, किसी ने इसको 8-9 साल तक देखा नहीं। फिर एक पार्टी उभर के आई जिसका नाम था जनता दल, ठीक है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ओबीसी को, जिनको आप ओबीसी कहते हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको हम लोग क्या करेंगे? 27% आरक्षण देंगे, यानी कि रिजर्वेशन देंगे। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी सर्विस या पोस्ट होंगी। तो इनके जो पीएम थे वो भाई जीत गए इसी वादे के साथ। और इन्होंने क्या किया? 1990 में लॉ बना दिया 13 अगस्त को। अब बात यही, लॉ बना दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग को बहुत ज्यादा खुशी भी हुई, मतलब नाचने गाने लगे भाई, जिनके हक में हो तो है। लेकिन जिनके खिलाफ हुआ, जिनको आप लोग कहते हो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको मतलब उनके नहीं समझ में आया। अब देखो ये चर्चा का विषय भी है कि आपको क्या लगता है कि लोगों को योग्यता के हिसाब से उनको जॉब देनी चाहिए या फिर मतलब ऐसे देख के कि कौन ज्यादा सोशली बैकवर्ड है उसको पहले जॉब दे दें। ये क्वेश्चन आज तक बना हुआ है। आप अपने कमेंट जो आपके व्यू से आप बता सकते हो, ठीक है। मेरा भी इसमें कुछ व्यू है, लेकिन किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में अपना व्यू क्यों देना, ठीक है। लेकिन हाँ, जो समझदार होगा व्यक्ति वो अपना व्यू बहुत समझदारी के साथ देगा, ठीक है। आप अपने व्यू दोगे, अगर मुझे किसी का व्यू समझ में आया तो मैं उसको हार्ट भी दूंगा, ठीक है। अब पीएम जो थे उन्होंने भाई पास कर दिया, आपके वीपी सिंह थे उस समय के। तो 1990 में जब लॉ अप्लाई किया गया तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जनरल कैटेगरी वाले लोग जिनको नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है, कुछ ओबीसी बीच में थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और कुछ जनरल वाले साथ थे ओबीसी के। देखो कुछ ओबीसी वाले भाई प्रोटेस्ट भी करा कि भैया हमको नहीं चाहिए, और कुछ जनरल वाले उनके साथ हो गए, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ हो गए कि भैया ठीक है आरक्षण दे दो, तो उनकी संख्या भी तो है 50%, हमारी 10-15% है। तो ये विवाद चला। अब ये इसमें एक केस आया इंदिरा सुहानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस चला और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो है ये एकदम सही है निर्णय, ठीक है। ये निर्णय एकदम सही है, लॉ कंफर्म किया। और अब ये कंफर्म कर दिया, इसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इसका रीजन समझना भाई, लॉ जब पास हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग ली और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काम किया। उन्होंने एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, बेलो क्रीमी लेयर जिसको आप कह सकते हो, बेलो क्रीमी लेयर, इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट बनाया। और ये जो आरक्षण हुआ ये बेलो क्रीमी लेयर के अंदर हुआ। मतलब क्रीमी लेयर वो है जो लोग ओबीसी मतलब जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो हेल्दी मतलब जो पैसे वाले उनके लिए नहीं, जो सच में गरीब है उनके लिए ये होगा। उसके लिए आपका मतलब सर्टिफिकेट वगैरह भी बनता है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसकी बात थी। अब लेकिन इसमें बात है कि ये क्या जो बिल पास हुआ, बस इन्होंने इसमें एक आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी होते उन्होंने साइन कर दिया, क्या उससे हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत सारा प्रोसेस चला। पहले आपका कहीं बिल, अभी हम सब बात करेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बिल जाता है, फिर जाके कहीं कुछ पास होता है जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसमें बिल
वहीं से बिल पास होता नहीं तो सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट इज नीड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, हमें इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सब गवर्नमेंट अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए उसको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। आप समझ गए हम किसको परेशान कर ले, पॉलिटिशियन और आपका आईएएस वगैरह जो सिविल सर्विस वाले हैं। तो गवर्नमेंट हैज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी कौन देखेगा, अगर आपको कुछ हो गया तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। हेल्थ फैसिलिटी कौन देखेगा, सरकारी जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। एजुकेशन कौन देखेगा, सरकारी जो हमारे स्कूल्स हैं उनके लिए ये बात है। लॉ मेकिंग, लॉ ऐसा होना चाहिए कि कोई अपराध ना हो, कोई रेप वगैरह कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है। वर्ल्ड रिलेशंस कैसे होने चाहिए, जो एक्सटर्नल रिलेशंस हमारे हैं ना, जैसे अभी हमारे जो काफ़ी अच्छे हैं जो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक आईआरएस रह चुके हैं और आईएएस का उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था यूपीएससी का, जयशंकर, एस जयशंकर, उनसे अच्छा अभी तक, लिख के ले लो, उनसे अच्छा अभी तक कोई भी आपका विदेश मंत्री नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान है। देखो पढ़े लिखे इंसान है अच्छी बात है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिमाग बहुत जाता है, ठीक है। सक्सेस तो है उनके पास, लेकिन इंटेलिजेंस भी बहुत जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो किस प्रकार का है। देखो नीड क्या हो तो आप देख लो, अब ये इंस्टीट्यूशन है कौन, इन्हें भी देख लिया जाए, जब तक आप ये इतना नोट करो। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, जिसको बहुत लोग आप हिंदी में अगर कहोगे तो उसको राज्य कह देते हैं या फिर स्टेट भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशन वो है जो गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं, मतलब कोई भी काम गवर्नमेंट को कराना हो, जैसे लॉ मेकर्स बनाने हो, ठीक है, लॉ मेकिंग करनी हो, या फिर कहीं एजुकेशन सेक्टर अच्छा करना हो, कहीं पर आपका सिविल सेक्टर अच्छा करना हो, कहीं पर अच्छी बिल्डिंग्स बनानी हो, ठीक है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट खुद जाकर प्राइम मिनिस्टर या नहीं करेंगे, वो अपने इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, विभाग बनाएंगे, उसी को हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन आते हैं जहाँ से लॉ बनते हैं, लॉ मेकिंग जहाँ से होती है, वो आपका है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जिसको हिंदी में संसद भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग देश की अलग अलग पार्लियामेंट है, जर्मनी की अलग है, आपके यूएसए की अलग है, ठीक है, यूएसए की व्हाइट हाउस जिसका नाम है। अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है इज द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब पार्लियामेंट जो होती है वो असेंबली होती है जहाँ पर लोग इलेक्ट करके आते हैं, ठीक, कोई एग्जाम दे क्लियर करते कुछ भी नहीं होता, उनको पीपल जो है आपके लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं और वो संसद में पावर का यूज करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी बनते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी भी कौन है पता चलेगा, जो जिनको ये लोग चुनेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा क्यों, इसके बाद ये एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा हमको क्यों चाहिए, नीड चाहिए, वाई नीड, हमको क्यों चाहिए। पार्लियामेंट हमको इसलिए चाहिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, एबॉलिश लॉ, चेंज लॉज, मेक न्यू लॉ इन अ सर्टेन वे, इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। मतलब समझ लो भाई, देखो लॉ ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में एक तरह का प्रोसीजर फॉलो होता है जो आपको हर जगह नहीं देखने का मिलेगा। समझ लो पार्लियामेंट के कुछ रूल्स हैं कि एक बिल आया तो पहले यहाँ पास होगा, फिर यहाँ पास होगा, फिर उसमें थोड़ी चर्चा होगी, बिना चर्चा ऐसा कुछ भी नहीं कि बिल पास कर दिया जाए, ठीक है। चर्चा होगी, पहले उसका ड्राफ्ट आएगा, फिर उसको पहले बिल बनाएंगे, बाद में वो एक्ट बन जाएगा, फिर जाके लॉ बन जाता है। एक्ट और लॉ तो एक ही चीज है। अब देखो इसमें चलो पहली बात तो होगी, पार्लियामेंट जो है आपकी लॉस बना सकती है, कोई बेकार लॉ है तो उसको एबॉलिश कर सकती है, या फिर जिसकी अब नीड नहीं है उसको एबॉलिश कर सकती है, चेंज ला सकती है लॉस में, और जिनको चेंज लाएगी उसमें वो न्यू लॉस उनकी जगह में रख देगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हू रन गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट जो है वो जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको ऊपर भी कंट्रोल करती है। कैसे, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, एक आपका गवर्नमेंट का लीडर होता है जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और अपोजिशन का भी एक लीडर होता है, जिसके पास मतलब जितनी वहां पर जो नियम है उतनी सीटें अगर मिलती है तो उसको अपोजिशन का लीडर बनाया जाता है, ठीक है। 1/10 ऐसे करके होती है सीट पूरी। अब इसमें क्या, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्लियामेंट जो देश निर्माण के लिए जो मनी चाहिए वो पार्लियामेंट से ही पास होगी। ऐसा नहीं है किसी एमपी ने या एमएलए ने, मतलब एमपी ने कहा कि हमको ये जहाँ पर ये काम कराना है और पैसे दे दो, जब तक पार्लियामेंट नहीं कहेगी, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा ये काम होना है, तब तक वो मनी जो है फ्लो नहीं कर पाएगी। ये जितनी समझ में आई, ठीक है। अब बार जो हमने पार्लियामेंट बोल दिया, पार्लियामेंट के अंदर क्या है, कैसे क्या है वो देखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। पहले इनके नाम अलग थे, बाद में हमने इनको चेंज किया, पहले अंग्रेज में नाम थे इनको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। इसका नाम भी कुछ और था इंग्लिश में, और मतलब उसी की तरह जैसे ब्रिटेन के नाम है वैसे नाम थे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया कांग्रेस सरकार ने। अब देखो लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपुल डायरेक्टली इलेक्टेड, हाउस ऑफ द पीपुल इसको कहा जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम पीपुल
इलेक्टेड फ्रॉम पीपुल बाय पीपुल ना, मतलब जो लोग हैं वो आपके डायरेक्टली किससे चूज किए जाएंगे, लोग उसको चूज करेंगे। कोई भी यहाँ बैठने वाला है जिनको हम लोग एमपी कहेंगे, यहाँ पर बैठने वाले उनको भी एमपी कहेंगे। एमपी का मतलब आपका होता है, अगर यहाँ नहीं लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में जो बैठने वाले उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कहेंगे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें मेंबर कितने होते हैं, पहले 545 थे, अब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया तो आप कितने हैं, 543, ठीक है। अब ये राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको डायरेक्टली पीपुल्स ने चूज करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं वहाँ के एमएलए, ठीक है। मान लो किसी राज्य से या जैसा भी सिस्टम उनका होता है, उनको राज्य के एमएलए ही चूज करते हैं। मेंबर्स में कितने होते हैं, 245, लेकिन इनकी मैक्स संख्या जो है, मैक्सिमम ये 250 भी हो सकते हैं, याद रखना है भाई। होते 245 है लेकिन मैक्सिमम 250 भी हो सकते हैं, ये याद रखना है सबको, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इन दोनों की बात तो कर ली पार्लियामेंट से, ये प्रेसिडेंट भी हमने जो है इनको भी पार्लियामेंट का हिस्सा माना, इनका एक अलग होता है प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। तो ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और एक एनसीईआरटी में इनके लिए नाम दिया गया सेरेमोनियल अथॉरिटी है। मतलब समझ रहे हो भाई, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी हम पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर को अच्छे से, वो है हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। इनको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, और कुछ भी होता है वहां पर बस इनकी साइन करा दी जाती है। ये नहीं है कि ये कोई साइन नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे, इनको करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ एक बात है, जब तक ये साइन नहीं करेंगे, मान लो कोई बिल पास हो रहा है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर रहे तब तक बिल पास ही नहीं होगा, वो लॉ बनेगा ही नहीं। तो इनको सेरेमोनियल अथॉरिटी दी गई है, मतलब नहीं दिखाने के लिए। सेरेमनी क्या करता है, आदमी दिखाने के लिए करता है ना, इसलिए सेरेमोनियल अथॉरिटी इनको एनसीईआरटी में कहा गया है, ठीक है। जिसको नाम मात्र कह सकते हैं, नाम का केवल ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी होते हैं, मतलब ये तो सबको पता ही है ना, मतलब ये पार्लियामेंट में है, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो लिखी थी फुल फॉर्म एमपी की। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये जो है आपका ये लेजिस्लेचर में आता है, ठीक, ये जो है पूरा लेजिस्लेटिव इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव। ये क्या होता है, देखो एग्जीक्यूटिव इंग्लिश का एक वर्ड है जिससे आप समझ सकते हो कोई काम करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। तो एग्जीक्यूटिव वही लोग हैं जो काम एग्जीक्यूट करेंगे, समझना भाई। देखो गवर्नमेंट ने कुछ भी पास कर दिया, मान लो ये बिल इंप्लीमेंट किया कि भैया वो 370 कहीं से हट गई है, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है, कि कह दिया और हट गई है। वो लोग जो लोग उसके हिसाब से जी रहे कि कोई बाहर का आया उसको भगा दिया, तो अभी भी भगाएंगे। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आपके एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं, जो मतलब जो जिनका 5 साल का नियम होगा, जब तक गवर्नमेंट है तब तक रहेंगे वो लोग, है ना। जैसे आपकी मिनिस्ट्री वगैरह हो गई, वो आपकी एग्जीक्यूटिव आती है, किसमें, आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। और एक आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे हमारे आईएएस हो गए, आईएएस हो गए, ये सब, ठीक है। ये परमानेंट होते हैं। इनको परमानेंट क्यों कहते हैं भाई, इनकी जब तक जॉब है 30-35 साल तक चलेगी, उसके बाद ये हेड भी बन जाते हैं, कोई आपका सेक्रेटरी बन जाता है, जनरल बन जाता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। तो इसमें आईएएस हैं आपके, इसमें आईएफएस आ जाता है, आईआरएस आ जाते हैं, ये सब आपके किसमें आते हैं, ये सब आपके परमानेंट में आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पूछा गया, सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको हम लोग ज्यादा पावर क्यों नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये पढ़े लिखे होते हैं, इनके में इंपॉर्टेंट, इनको एक एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ये पढ़े हैं बस, ठीक है, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो पावर है लोग ज्यादा कर दें, ठीक है, किससे, इससे ज्यादा करते हैं, पॉलिटिशियन से, ठीक है। ये आपसे कहा है इनकी पावर इनसे ज्यादा करते हैं। तो इसका आंसर भी सिंपल था, ये पूछा गया कि वाई, मतलब ये सिविल सर्वेंट्स की जो पावर है पॉलिटिशियन से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते। देखो ये बात सही है कि ये लोग एग्जाम निकालते हैं, पढ़ के कोई भयंकर से एग्जाम निकालेंगे तब जाके पास करेंगे यूपीएससी का, लेकिन इनको कौन चूज कर रहा है, ये तो अपने दम से आना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है डेमोक्रेसी है, हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इजाजत ही नहीं देती कि हम अपने आप को चुन के आ जाए, ठीक है, जो मतलब अपनी क्षमता से आ जाए, ऐसा नहीं है। जब तक उसको पीपुल नहीं चूज करेंगे, उसके अंदर योग्यता हो, लेकिन जब तक पीपुल उसको चूज नहीं करेंगे, लोग नहीं चूज करेंगे, जब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक वो कहावत भी तो है आपकी, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, है ना आपकी, तो उसके लिए मतलब ये होना जो आपके अब्राहम लिंकन ने दी थी, जब तक जो पीपुल चाहेंगे वही होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, जयशंकर तो आईआरएस थे ना पहले, आके आईएफएस थे, अब आपके क्या बन गए, विदेश मंत्री बन गए। तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे होते नहीं, ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। हाँ बस कोई ये है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है ना, एग्जाम फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आईएएस बनने के लिए एग्जाम है यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये शायद आगे हो चाहे ना, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आप ये पूरा इतना नोट कर लीजिए, हम इसके आगे देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, और कुछ जुडिशरी वगैरह जो है अपने देश में उसको भी देखेंगे।
अब देखो हम लोग देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखो एनसीईआरटी में आपके प्रेसिडेंट को भी दिया हुआ है ना, तो उसको तो मैंने थोड़ा पहले बता ही दिया, कुछ बातें उसकी और होंगी वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मतलब दिया हुआ नहीं है लेकिन आपके पेपर में आ सकता है, उसमें ये बात है कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा उसमें से पावरफुल ज़्यादा कौन है, ठीक है। और देखो जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस कहते हैं और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहते हैं, समझना अच्छे से, ठीक है। जो आपकी लोकसभा है हम यहाँ पर लिखेंगे, लोकसभा कैसी है, लोअर हाउस है, और राज्यसभा क्या है, अपर हाउस। तो आप इससे ये मत कंफ्यूज करना कि लोकसभा जो है वो कमजोर है, मतलब कम पावरफुल है, और राज्यसभा ज्यादा। इसका बिल्कुल उल्टा है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है और राज्यसभा आपकी कम। इसको अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 30 साल के ऊपर वाले लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें 25 साल तक, ठीक, उससे ऊपर जितना भी हो। तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा इनकी पावर में लोकसभा आगे कैसे है, देखो कोई बिल आएगा अगर तो पहले लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से, ठीक। अगर एक बार लोकसभा से पास हो गया तो 14 दिन के अंदर उसको किससे, राज्यसभा से भी पास होना होगा, ठीक, ये बात है। और उसके बाद क्या, मान लो अगर ज्वाइंट सिटिंग हुई, मान लो कोई में इन दोनों का मत सही नहीं है, ठीक है, मतलब ड्रा हो गया, तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, इसके पास 545 या फिर आप 543 मेंबर, 543 और इनके पास 245, तो जाहिर सी बात है जब जिसकी संख्या ज्यादा वो डोमिनेट करेगा। और उसके बाद मान लो उसमें भी ड्रॉ हो गया तो उसमें आपका क्या करेगा, जो लोकसभा का हेड है, ठीक है, लोकसभा का जो हेड होता है आपका वो सभापति जिसको हम लोग कहेंगे, वो आपका क्या करेगा, जो अध्यक्ष लोकसभा का उसका निर्णय आखिरी होगा, वो कहाँ वोट अपना काउंट करेगा। तो इससे लोकसभा, और अगर मनी बिल है तो राज्यसभा से पास करने की जरूरत ही नहीं है, वो कहाँ से आप पास करोगे, केवल लोकसभा से, ठीक है। मतलब मनी बिल राज्यसभा नहीं पास करना आपको, केवल लोकसभा से। तो इस हिसाब से लोकसभा की पावर ज्यादा है। अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब भाई देखो आप ही से उसको वो कर रहे हो, आप ही उसको इलेक्ट कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है भाई, हम लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं, उस पर एमपी जाके जिसको बहुमत देंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे अभी हमारे कौन, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो उसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और शपथ भी दिलाएंगे। लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी वही उसी का पीएम होगा, जिस पार्टी, जैसे अभी बीजेपी की है। अब पावर्स इनकी क्या है, द पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने भी काम हो सारे ही बिना पीएम के अनुमति के नहीं होते, ठीक है। गवर्नमेंट की जो हेड, जो उसकी आपकी किसकी, राज्य की, स्टेट की, यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट लेवल में तो सीएम वगैरह आ जाते हैं, सीएम ऐसा ही प्रोसेस सीएम का भी चलता है, इसमें अभी सब देखेंगे अभी। अब क्या, हिज डिसीजन इज फाइनल, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया प्राइम मिनिस्टर ने तो उनका फाइनल डिसीजन होगा। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर लीडरशिप ऑफ पीएम, पीएम के अंडर ही में सारे ही वर्क, जो आपके मिनिस्टर हैं वर्क करते हैं। और देखो अगर ही रिजाइन, अगर पीएम ने रिजाइन किया तो कैबिनेट गॉन, मतलब कैबिनेट का फिर कोई मतलब नहीं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अपने आप ही, मतलब आपकी वो हो जाती है, मतलब आपकी डिसबैलेंस वो उसको पूरा हटा देंगे, जो है आपकी ना, उसको निष्क्रिय कर देते हैं, फिर नई कैबिनेट फिर से बनेगी, ठीक। यहाँ तक तो कोई बातें समझ में आई। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनकी जो मतलब मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे तरह के मिनिस्टर होते हैं, इसमें भी जो नंबर 1 में आता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, आपकी होम मिनिस्ट्री, ये सब आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री को दी जाती है, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊपर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या होते हैं, ये उनसे थोड़े से लो होते हैं, इनको स्मॉल एरिया दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे ओएनजीसी वगैरह जो है, जैसे अभी ना, ये सब थोड़े छोटे में आते हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इनको उससे कोई मतलब नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपके वो अलग आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब अलग आ जाता है। स्टेट मतलब जैसे आप यूपीएससी वाला स्टेट है, जैसे किसी को कोई संस्था दे दी वो अलग होता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग चीज है, ये वो केवल एक स्टेट एक संस्था चलाएगी समझ लो, लेकिन जो पूरे है फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पूरे देश के ऊपर है ना इसका, तो ये अलग चीज है। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट टॉपिक है जुडिशरी, ये क्या है, तो जुडिशरी हमारी जो है इसको कहते हैं मतलब लोकतंत्र, तो वहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट वगैरह होंगे, ठीक, मतलब जो कोर्ट्स वगैरह है जो निर्णय लेते हैं। पहले हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, आपका एग्जीक्यूटिव पढ़ा, अब आ गया जुडिशरी। अब अपने जुडिशरी जो है वो 3 लेयर वाली है। पहले सबसे आपका क्या आता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल लेवल कोर्ट, और बिग डिस्प्यूट्स यहाँ पर रिजॉल्व किए जाते हैं। मान लो स्टेट लेवल के हैं, स्टेट नहीं इंटर स्टेट है, मान लो 2 स्टेट के बीच में से भी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई है ना, किसकी, आपको पानी के लेके, ठीक है। और हाई कोर्ट में क्या होता है, स्टेट लेवल जो कोर्ट होते हैं जिसमें डिस्प्यूट होते हैं अंडर स्टेट के अंदर का कोई डिस्प्यूट है तो वो हाई कोर्ट सॉल्व करेगा, और लोकल लेवल में कोई डिस्प्यूट है तो वो कौन सॉल्व करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब इनका कैसे प्रोसीजर होता है, मान लो कोई कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ
किसी इंसान के साथ कुछ गलत या कुछ होगा, अगर वो कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर अगर वहाँ नहीं उसको संतुष्टि हुई तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ नहीं मन भरा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, उसका जो डिसीजन है वो आपका लास्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ बातें और, इम्पीचमेंट ऑफ जज, जो जज होते हैं हमारे, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनको ऊपर इम्पीचमेंट, हमारे यहाँ जो है इसको जुडिशरी को बहुत पावरफुल कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज आप हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें वो उनके जो होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज वहाँ से लिया जाएगा, एक अपोजिशन का लिया जाएगा, एक आपके जो सरकार है उसका लिया जाएगा, तो मतलब हट सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। अब इसमें PIL क्या होती है, बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि PIL दाखिल कर दी। PIL होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है, मान लो आपको कोई लॉ बना हो, आपको लग रहा है ये मानव हित में नहीं है, मतलब जो आपके जनता है उसके हित में नहीं है, तो आप एक जनता के लिए एक आप अपील कर सकते हो, उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर था, हमने 20 मिनट के अंदर ही पूरा खत्म कर दिया है। आपको इसको 4-5 बार रिवाइज करना है, और जो हमने लिखाया है उसके आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, आपको माइंड मैप की तरह कराया है, कुछ ज़्यादा बड़ी डिफिनीशंस नहीं लिखाई हैं, इतना समझा दिया है कि आप अपने मन से आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। 9th क्लास में वैसे भी ज़्यादा कहाँ लिखना होता, ठीक है, वो बच्चे तो पता करेंगे जो ज़्यादा लिख देंगे, कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा लिखो, कम लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे, ज़्यादा लिखोगे बेकार लिखोगे, बेकार नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कम लिखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आपको जितना, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर लिखा है तो पॉइंट वाइज लिखना, ये नहीं है कि पता चले ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मैंने लिखा है तुम इसी में कहो तो 2 लाइन लिख दो, बेकार चीज़ है। लिखोगे अब ज़्यादा अच्छे लिखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, इतना लिखोगे। बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। अगर ये लिखना हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकिन हम लोग इलेक्ट करते हैं तो सेकंड पॉइंट में लिखना, पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, फिर इसके लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।